डी और एफ के बाद अपनी अगली यूनिट चालू करते हैं और ये है बायोमोलिक्यूल। ठीक है, बायोमोलिक्यूल। ये बायोमोलिक्यूल का है पार्ट फर्स्ट। इसमें हम लोग को जो देखना है बच्चों, वो बात करनी है सबसे पहले। फर्स्ट चीज जो है बायोमोलिक्यूल में जो हम लोग को पढ़नी है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर भी बोलते हैं। शुगर क्यों? क्योंकि ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। अच्छा, इन कार्बोहाइड्रेट की पहले जो डेफिनेशन दी गई थी कि आप कार्बोहाइड्रेट कैसे पहचानोगे, तो पहले ये डेफिनेशन दी गई थी कि दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। दे आर हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ऐसे कार्बन के हाइड्रेट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं, CH2O का होल Y। एक्स एंड वाई आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम और डिफरेंट, ठीक है। और ये जब डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे पहली ओल्ड डेफिनेशन दी गई थी, तो उसके बाद लोगों ने कहा देखो, यदि आप C6H12O6 ग्लूकोज ले लो या फ्रक्टोज ले लो, तो ये कार्बोहाइड्रेट है और ये आपका इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, C6H2O का होल 6। ठीक है, तो कहा गया अच्छा ठीक है। फिर इसी तरह कहा गया देखो C12H22O11, ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट है और ये इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, C12H2O, और यहां कर दिया गया कितना, 11। ठीक है, तो शुरुआत में ये लग रहा था कि अच्छा बिल्कुल सही है भाई, सारे फॉर्मूले तो फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर साइंटिस्ट ऐसे हैं जो खुरपेची होते हैं, उन्होंने कहा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड ये तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी ये जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, H2O, ये आपका जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। उन्होंने कहा एसिटिक एसिड, ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है और ये भी आपका ये जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, C2H2O का होल ट्वाइस। ठीक है, इसके बाद ये जो डेफिनेशन थी कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहेंगे हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ये डेफिनेशन फेल हो गई। फिर अगली डेफिनेशन आई और अगली डेफिनेशन ये थी, कहा गया कि कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं, दे आर जनरली ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये इसके बाद नई डेफिनेशन आई। ठीक है, ये डेफिनेशन में एक शब्द जुड़ा हुआ है, जनरली। मतलब कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जिनके अंदर कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट होता है। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन। और इसके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज्यादा क्या होंगे, OH ग्रुप होंगे, और ये जनरली ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ठीक है, सिर्फ एक ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, एक्सेप्ट कीटो ट्राइओज। सर ये क्या लिखा हुआ है?
देखो, कार्बोहाइड्रेट के नाम हम ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, एल्डिहाइड तो एल्डो लिखेंगे, कीटोन तो कीटो लिखेंगे। ठीक है, तो पहले जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लिखते हैं और लास्ट में उसके ओज लगाते हैं। पूरी शुगर केमिस्ट्री में या कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में लास्ट में क्या लगाते हैं हम चीजों के अंदर, ओज लगाते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट में आता है। अब जो बीच में होता है ना, ट्राई, ये शब्द ये बताता है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, जैसे हमने कहा हम सबको ग्लूकोज के बारे में पता है कि ग्लूकोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप कितना होता है, CHO होता है फंक्शनल ग्रुप, और कितने कार्बन होते हैं, 6। तो ग्लूकोज का यदि नाम लिखना हो तो ग्लूकोज का नाम मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं एल्डो, एल्डिहाइड होता है, कार्बन 6 होते हैं, हेक्स, और लास्ट में ओज। ठीक है, यदि हम फ्रक्टोज के बारे में बात करें तो फ्रक्टोज क्या चीज होती है, फ्रक्टोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपका होता है कीटोन, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, कीटो। नंबर ऑफ कार्बन 6 ही होते हैं, हेक्स ओज। ठीक है, तो ये छोटी सी बात हमने यहां पर शुगर केमिस्ट्री के अंदर ये लिखने के बारे में बताई कि कार्बोहाइड्रेट्स के नाम कैसे लिखे जाते हैं। अब यहां ये बात जनरली कीटो ट्राइओज हमने क्यों कह दिया, क्योंकि कीटो ट्राइओज आपका ऐसे दिखेगा, C डबल बॉन्ड O, COH, इधर H, COH, ये है आपका क्या, कीटो ट्राइओज। देखो, फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, अब कीटोन ऊपर तो हो नहीं सकता, वो तो बीच में ही आएगा, कीटोन है। ठीक है, अब ये बीचों बीच आया, ऊपर अब पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, एक से ज्यादा OH होने चाहिए, तो एक OH इधर लगा दिया, एक OH इधर लगा दिया। ठीक, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये आपका कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जनरली कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, एक्सेप्ट दिस, ये आपका पक्के तौर पर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये हमारी डेफिनेशन आ गई, नई डेफिनेशन, और ये नाम लिखने के तरीके आ गए। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और बात करता हूं टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को एक नाम से और जाना जाता है जो शुगर से डिराइव्ड हुआ है, और सैकेराइड्स। ठीक है, इसको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ऑलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, आसान है टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं, और बहुत ज्यादा याद करने वाला भी नहीं है। मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो ये आपके तीन भागों में हम इन चीजों को डिवाइड करते हैं। जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट की कई सारी यूनिटें जो हैं वो एक साथ कंबाइन होंगी। ठीक है, और जब आप वाटर मिलाओगे तो ये आपके कई सारी छोटी छोटी यूनिटों में ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, मोनोसैकेराइड जहां पर एक ही आपका कार्बोहाइड्रेट यूनिट होगी, इसके अंदर कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, नो हाइड्रोलिसिस, ये आपका और छोटी यूनिट में नहीं टूट सकते। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक कर जाना, तो इनके अंदर नो हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ऑलिगोसैकेराइड्स वो होते हैं जिनके अंदर आपकी
2 to 10 यूनिट, ये वो होते हैं जिनके अंदर 2 to 10 यूनिट प्रेजेंट होती हैं किस चीज की? मोनोसैकेराइड्स की। और जब आप इसके अंदर पानी मिलाते हो तो ये आपका ये 2 से 10 यूनिटें कंबाइन रहती हैं। जब आप पानी मिलाओगे तो ये अपनी अलग अलग यूनिटों में ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहां पर n यूनिट कंबाइन है। पॉली का मतलब कई सारी यूनिट, तो यहां पर n यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ये कंबाइन रहती हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अब कहानी को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर एक कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पहले आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि यदि हम कार्बोहाइड्रेट के अंदर, इसको मैं लिख देता हूं नोट करके, अभी समझ में आएगा। इन कार्बोहाइड्रेट और सैकेराइड्स, इन कार्बोहाइड्रेट इफ configuration is change about one carbon, about any one carbon, then in this case then epimers are generate, ऐसे लिख देते हैं। about one carbon then epimers are formed। यदि आप कार्बोहाइड्रेट में किसी एक कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं तो उनसे बनने वाली चीज को हम क्या कहते हैं? इपीमर कहते हैं। ठीक है, इपीमर आर डायस्टीरियोमर्स, अभी समझ में आ गई, चिंता मत करो। आर डायस्टीरियोमर्स, ये क्या है? डायस्टीरियोमर्स है। ठीक है, यहां पर एक बात और लिख देता हूं, ये अभी समझाता हूं सारी चीजें। ऑल इपीमर आर डायस्टीरियोमर्स but all diastereomers, all diastereomers are not epimer। ठीक है, अभी इस पर बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, और थोड़ा सा पहले, अभी आ जाएगा सारी चीज। ये कहानी की थोड़ा सा हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, तो हर चीज को पहले प्लॉट करते जा रहे हैं, फिर चीजों को लिंक करेंगे आपस में। अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट जो है ना, उसकी सबसे छोटी यूनिट, जहां से हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे छोटी यूनिट जो है कार्बोहाइड्रेट की वो ये है, एक कार्बन। ठीक है, इधर हमने लगा दिया क्या? इस साइड में हमने ये सबसे छोटी यूनिट वाला है, इधर हमने लगा दिया CH2OH, इधर लगा दिया OH, इधर लगा दिया CHO, इधर लगा दिया H। ये सबसे छोटी यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, इसको बोला जाता है ग्लाइसरल एल्डिहाइड। ठीक है, ये सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है, एक ही कार्बन है जिसके इर्द गिर्द कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कुछ तो भी है। यहाँ CHO है, यहाँ CH2OH है, इधर OH है, इधर ये है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? गैलेक्टोज, ग्लिसरल एल्डिहाइड बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो फॉर्म है शुगर के लिए,
हम जो फॉर्म यूज करते हैं कि किस फॉर्म की शुगर है, उसके लिए हम यूज करते हैं जो कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं वो यूज करते हैं कैपिटल डी या कैपिटल एल। देखो बच्चों, ना कैपिटल डी का, ना कैपिटल एल का, ना आर का, ना एस का कोई भी लेना देना है ऑप्टिकल रोटेशन से। हां, अगर डी फॉर्म किसी साइड में भी घुमा रही होगी, जैसे आर फॉर्म किसी साइड में घुमा रही है, तो एस फॉर्म उसी की एस फॉर्म उसके अपोजिट घुमा रही होगी। लेकिन आर किस फॉर्म में घुमा रही है, ये एक्सपेरिमेंटल पता चलता है। छोटा डी और छोटा एल ये आपका इंफॉर्मेशन देते हैं ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। लेकिन बड़ा डी, बड़ा एल ये आपका या आर या एस ये ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में नहीं बताते। ये आपका बताते हैं कि डी फॉर्म इसी की है तो एक साइड में घुमा रही होगी, इसी की एल फॉर्म इसके अपोजिट घुमा रही है। छोटा डी छोटा एल ये आपका इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में, ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस छोटी सी चीज को, इस वाली चीज को ही नॉमेनक्लेचर के लिए यूज किया गया। नॉमेनक्लेचर के लिए कैसे यूज किया गया, आपको सबसे लास्ट वाले कार्बन पर पहुंचना है। अभी कार्बोहाइड्रेट बहुत छोटा है, बहुत कम कार्बन है। आपको इस कार्बोहाइड्रेट में सबसे बॉटम पर पहुंचना है, जहां पर आपको ये सिचुएशन दिखाई दे, एक साइड में CH2OH हो और दूसरे साइड में इसके जस्ट ऊपर वाले साइड में OH हो। अगर ये OH और ये CH2OH सेम साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर ये CH2OH और ये वाला OH आपको सेम साइड दिखाई दे रहे हैं, यदि ये सेम साइड है, देन डी फॉर्म। इफ सेम साइड, देन, और किसी से नहीं पता चलेगा, बिल्कुल लास्ट वाले से, देन डी फॉर्म। और यदि ये अपोजिट है, मतलब CH2OH ऐसे लिखा हो और ये OH इधर लिखा हो, तो ये फॉर्म कौन सी होगी, एल फॉर्म। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर, हम इस चीज को ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिख दें तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, मुझे पता है कि ये चीजें जो है ना, बायो वाले तो इसको रट लेंगे, लेकिन आप तो इंजीनियर्स हैं, तो आपको तो दिमाग इधर उधर लगाना होगा। कोई अगर आपसे कहे कि मुझे थोड़ा सा टाइम और डिस्टेंस दो, तो आप पूछोगे उससे क्या वेलोसिटी निकालनी है क्या, आप तो ऐसी सोच के लोग हो। इसीलिए मैं आपसे इधर इधर देखने की बजाय आपसे ऐसा कह रहा हूं कि लॉजिक यही है, बुक्स में यही लिखा रहता है कि CH2OH एक साइड और OH एक साइड, लेकिन आपका कहना भी गलत नहीं कि हम इसको ऐसे लिख दें। ठीक है, तो उसका उपाय क्या है, उसका उपाय ये है कि आप इस चक्कर में मत पड़ो। आप तो ये करो, इसका जरा आर या एस निकालो। आर एस तो निकाल ले तो उसमें और तो कोई लफड़ा नहीं, तो जरा देखते हैं क्या है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, इसकी, फर्स्ट ये हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी किसकी है, इसकी है, क्योंकि इसके साथ क्या क्या है, कार्बन कार्बन में लड़ाई कैंसिल हो गई। फिर क्या है, इसके अंदर ओ ओ एच, इसके लड़ाके कितने हैं, ओ ओ एच, और इसके पास फाइट में कौन कौन है, एच एच ओ। पहले भेजा गया ओ ओ, लड़ाई कैंसिल हो गई, फिर इसने ओ भेजा, इसने एच भेजा, ये वाला जीत गया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और इसको कह देते हैं फोर्थ। चलते हैं, 1 2 3, 1 2 3 होना चाहिए था कौन सी फॉर्म, एस फॉर्म, यानी, लेकिन हाइड्रोजन कहां पर है, यहां पर। मतलब आप कार्बोहाइड्रेट में डी फॉर्म इसको कह दो, जिसमें लास्ट वाली जगह पर, क्योंकि डी और एल एस लास्ट को देखकर डिफाइंड हुए, जहां पर लास्ट वाली जगह पर जिसमें नीचे CH2OH और ये चीज हो, यदि लास्ट वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन इफ आर, यदि आर है, देन उसको क्या कह दो, डी फॉर्म। और इफ एस, देन उसको कह दो कौन सी फॉर्म, एल फॉर्म। ठीक है,
क्योंकि शुगर केमिस्ट्री में क्या चलता है, डी और एल ही चलता है। तो उसके लिए वो पूछेंगे आपसे कि डी फॉर्म कौन सी, एल फॉर्म कौन सी है, तो आप नीचे पहुंच जाओ और नीचे पहुंचने के बाद आप ये वाले कार्बन पर चीजों को चेक कर लो। ठीक है। अभी मैंने आपको बिल्कुल एक छोटा सा कार्बोहाइड्रेट, सबसे छोटा ग्लिसरॉल एल्डिहाइड दिखाया है। अब मैं आपको इसको बढ़ा कर दिखाता हूं, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। इसको बड़ा करने के लिए आप एक शब्द याद रखिएगा, ये शब्द है गेट रेक्सेल। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां से इसको बढ़ाता हूं, आपको दिखाता हूं कि इसमें हम कैसे कैसे चीजों को बढ़ाते हैं, उसका नाम आपको कैसे याद रखना है। ठीक है। तो सबसे पहले जी वाला हमारा यही है, कौन वाला, जो हमने ऊपर बनाया है ग्लाइसरॉल्डिहाइड, यानी ये वाला है जी, CHO HOH CH2OH। देखो बच्चों, अगर आपने टेस्ट के कारण इसको बनाना नहीं सीखा तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। कितना भी आप ऑप्टिकल पढ़े रहो, वो आपसे पूछ लेंगे कि कोई भी मैनोज है, उसके अंदर तीसरे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन R या S है। तो RS तो आप निकालना बहुत अच्छी तरह जानते हो, सारी आपने बुक वुक सब खोलनी सीख ली है, झालर पकड़नी सीख ली है, लेकिन आपने वो स्ट्रक्चर नहीं सीखा तो आप बता ही नहीं पाओगे कि उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखना पड़ेगा। ठीक। तो इसके अंदर करना क्या है, सबसे पहले आपने ये वाला बना लिया। ठीक। फिर इसके अंदर दो ब्रांच निकालिए इन दोनों की। ठीक है, दो ब्रांच निकाल दिए। इधर हमने ई और इधर टी, इधर ई वाली ब्रांच निकाल दी, इधर टी वाली ब्रांच निकाल दी। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये आपने पहले सुना हुआ है नाम, इरिथ्रोज। ठीक है, और ये है थ्रियोज। ये सारा हम इसी में चेंज कर रहे हैं, यानी डी फॉर्म में ही चेंज कर रहे हैं, इसलिए आप चाहो तो इसमें डी डी सब में लगा लो। अभी डी है तो ऐसा दिख रहा है, एल है तो कैसा दिखेगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आप ये चीज देखो कि इसको बनाओगे कैसे। तो सबसे पहले ये इससे डिराइव्ड हुए हैं ना, तो पहले यही बना लो, CH2OH OH HCHO, इसमें भी यही बना लो, CH2OH HOH और CHO। अब मेरी बात सुनो, जो गेट रेक्सेल में जो भी लेफ्ट में आ रहा है, जैसे जी उसके बाद ई हमने इधर बनाया, टी हमने इधर बनाया, जो भी लेफ्ट में आ रहा है उसमें हाइड्रोजन लेफ्ट में जाएगा, और जो भी राइट में आ रहा है उसमें हाइड्रोजन राइट में जाएगा। मतलब इसको जो हम लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, HOH HOH जो सब में लगाना है, पॉलीहाइड्रोक्सी बनाना है। ठीक है, इसमें जब आप बनाओगे तो इसके अंदर ये लेफ्ट में है तो देखो H लेफ्ट में चला गया, यहां H आपको राइट में बनाना है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये है डी इरिथ्रोस और ये है डी थ्रियोस। ठीक। अब किसी ने आपसे पूछ लिया होता कि डी इरिथ्रोस ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव तो है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। फिर उन्होंने पूछ लिया होता कि डी इरिथ्रोज में C3 या C2 कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अब वो C2 कार्बन बताएंगे नहीं आपको, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि इसके अंदर अगर हम IUPAC नेमिंग करते तो कार्बन नंबर 1 कौन सा होता। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2, आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा रहा है कि ये R है या S है। समझ में आ रही मेरी बात? तो नंबर नहीं बताएंगे कि कौन से नंबर वाला है, ये वाली पोजीशन वाला है, आप तो IUPAC से सोचना पड़ेगा कि ऊपर से चलें, हो सकता पलट के लिख दिया हो, कुछ तो भी कर सकते हैं। समझ आ गई मेरी बात? अच्छा, तो ये हमने दो के नाम देख लिए। अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे इसकी ब्रांचिंग करता हूं। अब मैं इसकी आगे ब्रांचिंग करता हूं ऐसे। इसके बाद मैं इस पे इस वाले से फिर से दो ब्रांच निकालता हूं, इधर और इधर।
इधर वाले से फिर से 2 ब्रांच निकालता हूं, इधर और इधर। ठीक है, इनके नाम क्या है? तो नाम में हमने क्या बताया? रेक्सेल। इसका नाम आर से चालू होगा, इसका नाम ए से चालू होगा, इसका नाम एक्स से चालू होगा, इसका नाम एल से चालू होगा। इतनी चीज भी है ना, रेक्सेल ये शब्द भी पता है ना, तो 4 ऑप्शन में आप ढूंढ लोगे। इससे होता है इसका नाम राइबोज, इसका नाम होता है एराबिनोज, थोड़ा मैं इधर लिख दूं, इसका नाम होता है एराबिनोज, ये है आपका जाइलोज, और ये है लाइजोज। सब डी वाले। ये पूरी फैमिली जो हम बना रहे हैं डी की बना रहे हैं। एल की बनाना हम एक सिंपल से लॉजिक से सीख लेंगे कि अगर एल कहा होता तो क्या होता। अब फिर से क्या करना है, जो ऊपर वाला बनाया है वो तो एज सच बना दो। मेरे ख्याल से अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कि मैंने इसको कैसे दिमाग में सेट करने के लिए कहा है आपसे, कि पूरा बना लो। ठीक है, जितना ऊपर बनाया है, CH2OH, HOH, HOH, CHO, इसमें पूरा बना लो, CH2OH, HOH, इधर आ गया इस वाले में HOH। ठीक है, ये सारा इसी से को 2 भागों में बांटा है ना, इसलिए इसी को पहले बना लो। ठीक है, अब जैसे हमने ऊपर वाले के लिए किया था, क्या किया था, पहले ये बना लिया था, फिर बीच में ऐसे करके लगा दिया था। ऐसे ही यहां पर करते हैं। इसमें क्या करें, जो लेफ्ट में है उसमें क्या लगाओ, H, जो राइट में है उसमें क्या लगाओ, OH। इसके अंदर ये राइट में आ गया, यानी यहां क्या लगाओ, H, यहां क्या लगाओ, OH। समझ में आया ये कैसे बन रहे हैं? ठीक है, अच्छा, सिमिलरली इसको भी फटाफट बनाओ जरा सा। इसके अंदर जो ऊपर वाला है उसको पूरा पूरा छाप लो पहले, ऐसे। इधर आ गया CH2OH, इधर है H, इधर है OH, इधर है आपका OH, इधर है H, और इस साइड में यहां हमने कहा CHO। ठीक है, और अब हम इस वाले को भी पहले बना लेते हैं। इधर हमने कहा CH2OH, ये है हमारा H, ये है हमारा OH, ये है हमारा OH, ये है हमारा H, और इधर CHO। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनो, इसमें लेफ्ट वाले साइड पर क्या कर दें, H, राइट वाले साइड पे क्या कर दें, OH, लेफ्ट वाले साइड पे क्या कर दें, OH, राइट वाले साइड पे क्या कर दें, H। ठीक है, तो ये आपकी का कितने कार्बन तक पहुंच गए हम, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तक पहुंच गए, ब्रांच करते करते। एक कार्बन से अपने स्टैंडर्ड से ब्रांच करते करते हम इस तक पहुंच गए। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनो, अगर आपसे कहा जाए कि ये दोनों जो हैं ये किस टाइप के फॉर्म है, ये दोनों आपका किस टाइप की, क्या ये इपीमर हैं? अगर आपसे कहा जाए कि क्या ये चीजें इपीमर हैं या नहीं है, तो आप क्या कहोगे? क्या ये दोनों चीजें इपीमर हैं? इपीमर की मैंने डिफिनीशन क्या दी थी? इपीमर की मैंने डिफिनीशन क्या दी थी कि यदि दो स्ट्रक्चर में किसी एक जगह पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए देन दे आर इपीमर। जैसे यहां देखो, ये और ये इधर और इधर, इनमें जरा देखो, ये पूरा सेम है, ये पूरा और ये पूरा, ये सब सेम है। सिर्फ क्या हुआ है, इस पर, इस कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, सिर्फ एक ही पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे C2 इपीमर। C2 क्यों सर? कार्बन नंबर 2 पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है। कार्बन नंबर यहां से चालू होगी नंबरिंग 1 2, कार्बन नंबर 2 पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, ये आपका क्या है, C2 इपीमर है। क्या ये डाइस्टीरियोमर्स है? बिल्कुल, यहां और यहां सेम है, ये बदल गया यानी डाइस्टीरियोमर्स है। अब मैंने क्यों कहा था कि सारे डाइस्टीरियोमर्स इपीमर नहीं होते हैं, क्योंकि इपीमर में
एक ही कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना अलाउ है। और डाइस्टीरियोमर्स में ऐसा कोई लफड़ा है ही नहीं। डाइस्टीरियोमर्स में तो आप 2 चेंज कर दो, 3 चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इपीमर में सिर्फ एक, बाकी सब सेम होना चाहिए। सिर्फ एक के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होना चाहिए। सर क्या ये भी C2 इपीमर है? चेक करो, यहां और यहां पूरा पूरा सेम है। इस जगह पर कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है, मीन्स ये भी क्या है, ये भी आपका C2 इपीमर है। ठीक। अब जैसे हमने कहा ये और ये क्या है, ये वाले और ये वाले, अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि ये वाला और ये वाला क्या है, इधर और इधर, अब क्या कहोगे? इसकी तो इमेज मिल रही है, यहां कॉन्फ़िगरेशन बदल गया है, यहां कॉन्फ़िगरेशन सेम रहा है। ये एक सेकेंड इन दोनों को देखें, यहां कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है, यहां बदला है, ठीक है, यहां सेम है, ये सेम, ये बदला है, ये सेम। मतलब ये और ये कौन से इपीमर हो जाएंगे? 1 2 3, यानी ये आपका हो जाएंगे कितने? C3 इपीमर्स। सर क्या ये एनेंशियोमर्स नहीं हो सकते? थांबा थांबा थांबा, ठीक है, अच्छा। अब तो ये हम लोगों ने 5 तक निपटा लिए, लेकिन सीखना ज्यादा अच्छे से हम लोग को कौन सा? 6 वाला। ये तो पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं ये नहीं पूछा जा सकता, ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन मेनली हमको फोकस करना होता है 6 वाले पर। ठीक है, अब 6 वाले को बनाते हैं। 6 वाले के लिए आपको याद रखना होगा ये शब्द, ऊपर वाले से काम चल जाएगा 5 तक का, ठीक है। 6 वाले के लिए आपको याद रखना होगा ए जी गूगल, और इधर अमित। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा 6 वाले के लिए। देखो बच्चों, यूनिट छोटी भी है और बहुत ज्यादा कुछ तीमा झामा भी नहीं है। और यदि इससे कोई पैराग्राफ या कोई मोर देन वन आ जाए, जैसे पिछले साल आया था मोर देन, उसके पिछले साल एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, हर हाल में, हर हाल में एक क्वेश्चन आता ही आता है। और मतलब अच्छी तरह पढ़ा जाए ना तो कभी वो क्वेश्चन छूटता नहीं है। ये श्योर शॉर्ट टॉपिक है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, ये बायोमोलिक्यूल हो गया, पॉलीमर हो गया, सरफेस हो गया, मेटलर्जी हो गया, ये जो टॉपिक है ना, इनसे सवाल बस आएगा भी और आराम से बनेगा भी। ठीक है, इसीलिए इन चीजों को, ये अगर सीधे सीधे मैं ऐसा दे देता तो ये कहां से आपके दिमाग में सेट होता? ठीक है, अब ये जो हमने एजी गूगल अमित दे दिया, पहले इसका ये मकसद समझिए कि इसको हमें करना कैसे, इसके 6 वाले की चीजों को हमको बनाना कैसे। ठीक है, सबसे पहले, सबसे पहले यहां ये जो दोनों हैं, ये जो हमने यहां और यहां लिखे हुए हैं, ये आपके C2 इपीमर्स हैं। सब एक दूसरे के C2 इपीमर लिखे हुए हैं। जैसे अब मैं पहले तो आपको इनके नाम बता दूं, जैसे ये है आपका क्या? एलोज। ये है आपका क्या? एलोज। ये है आपका क्या? एल्ट्रोज। ये है आपका ग्लूकोज। ये है आपका क्या? मैनोज। ये है आपका क्या? ग्लूकोज। ये है आपका क्या? आइडोज। ये है आपका क्या? गैलेक्टोज। और ये है आपका क्या? टेलोज। ठीक है, अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि इसको बनाया कैसे जाए। ठीक है, अब सबसे पहले हम एलोज बनाते हैं।
ठीक है, एलोज बनाने के लिए आप क्या करो, सिंपल, अब कार्बन कितने पहुंच गए आप, 6, ठीक है, CH2OH, OH, H, अभी भी हम सब डी फॉर्म के बना रहे हैं, और इसके अंदर सबका मुंह एक साइड कर दो, 1 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और ऊपर आ जाएगा अपना 6 कार्बन, ठीक है। सब में OH सेम टाइप से, OH OH OH, इधर H H H, 1 2 3 4 5, CHO। ये हमने क्या बना दिया, ये हमने बना दिया एलोज, ठीक है। अब यहां यदि इसके अंदर ये सब जो आपका लिखे हुए हैं ना, ये पूरे जो लिखे हुए हैं ये सब एक दूसरे के C2 इपीमर टाइप के हैं। ये जो है ना, ये सब जो हमने लिखे हुए हैं, यहां मैं कलर बदल लूं पहले, तो यहां मैं ऐसा कर दूं, ये जो दोनों मैंने लिखे हुए हैं ना बच्चों, ये दोनों का आपस में रिलेशन, इसके आसपास क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसका आपस में रिलेशन जो है वो C2 इपीमर है। मतलब यदि आप एक बना लें, हम्म, यदि आप एक बना लें और उसके अंदर बस उसका C2 इपीमर बना दें, तो आप यहां पहुंच जाओगे। जैसे ये हमने एलोज बना दिया, अब इसके अंदर बाकी सारी चीजें सेम रखो, बाकी सारी चीजें सेम रखो, इधर CH2, इधर OH, इधर OH, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H, और बस क्या कर दो, इसका C2 इपीमर बना दो, यानी इधर H, इधर OH और इधर CHO, ठीक है। ये आपका क्या है, ये है एल्ट्रोज, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, और आगे चलते हैं, ये हमने पहले दोनों को निपटा दिया, फिर अगला चलते हैं। अब मुझे ग्लूकोज लिखना है, तो ग्लूकोज कैसे लिखोगे, देखो इन सब में सारे सेम है, ठीक है। इसके अंदर पहला तो आपने ऑलरेडी पलट दिया है, तो अब पहला मत पलटो, अब आप पलटो कि कौन सा, तीसरा, और इसके पलटने के बाद इसका C2 इपीमर ले लो, ये सामने वाला बन जाएगा। मतलब सर देखो, हमने कहा कि ये है CHO, ठीक है, इधर OH, इधर H, ठीक, ये वाला तो हमने ऑलरेडी पलट लिया, तो इसको मत पलटो, इसके बाद इसको पलटो, इधर क्या कर दो, HOH। याद आया आपको, हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे बना देते, तीसरे पर हम पलट देते थे, ठीक है। इधर क्या आ गया, OH। ये मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं बच्चों, ताकि आपको समझ में आए, इसको फटाफट भी बनाया जा सकता है। यहां हमने कहा CH2OH, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जिसके बारे में हमको सब पढ़ना है। तो ग्लूकोज में क्या होता है, सारे OH एक साइड होते हैं, सिर्फ कार्बन नंबर 3 पर चीजें पलट जाती हैं, ठीक है। ये हमारा है, सब ये डी फॉर्म के चल रहे हैं, सब ये डी फॉर्म, देखो सब ये डी फॉर्म, ये आपका है डी ग्लूकोज। अच्छा, डी ग्लूकोज के बाद यदि मैं इसका C2 इपीमर बना दूं, किसका C2 इपीमर, ग्लूकोज का C2 इपीमर बना दूं, तो इसका C2 इपीमर का मतलब क्या है, सब कुछ सेम सेम रखो, जैसा ग्लूकोज के अंदर है, OH, ये इधर H, इधर OH, इधर H, इधर H, इधर OH, और ग्लूकोज का इसका C2 इपीमर, तो ग्लूकोज में जो है उसको बदल लो HOH, CHO, ये है आपका डी मैनोज, ठीक। अच्छा, अब चलते हैं आगे और ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं। तो अब हम क्या करें, अब हम इसके अंदर तीसरा बदलते हैं, और ये हमने इसके अंदर तीसरा बदल दिया, ऐसे 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 कर दिया, यहां CHO, HOH, ये पहला दूसरा, ये हमने इसके अंदर तीसरा नहीं, अब हम चौथा बदलेंगे, तीसरा तो हमने ऑलरेडी बदल दिया। इधर क्या आ गया, OH H, इधर क्या कर दें, इधर हम कर दें HOH, फिर इधर कर दें OH H, फिर इधर कर दें CH2OH, ठीक है। कौन सा बदल दिया हमने,
चौथा बदल दिया। और ये जो हमारा है, ये हमारा है डी ग्लूकोज। ठीक है, अब इसका इसका ले लें हम क्या, फिर से C2 इपीमर। पूरा ऐसे ही बना दो, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। पूरा ऐसे ही बना दो, सिर्फ आप क्या कर दो, इधर वाले पर पलट दो, यानी इधर H कर दो, इधर OH कर दो, इधर CHO कर दो। समझ में आ रही मेरी बात? ये हो गया क्या, डी आइडोज। अब एक लफड़ा है, जब आप गैलेक्टोज बनाने जाओगे तो गैलेक्टोज बनाते वक्त एक लफड़ा आएगा कि आपने देखो किसको किसको बदल दिया। जब आप पहला बना रहे थे इस वाले को, तो इसके अंदर पूरे ऐसे कर दिए थे, ठीक है, और सिर्फ क्या कर दिया था, इसका C2 इपीमर ले लिया था, तो पहले में चेंज हो गया। फिर जब आपने ग्लूकोज बनाया तो दूसरे में चेंज कर दिया, तो ग्लूकोज आ गया, और ग्लूकोज का C2 इपीमर ले लिया तो मैनोज बन गया। ठीक है, अब फिर दूसरे में चेंज के बाद आपने तीसरे में चेंज किया और इसका C2 इपीमर ले लिया तो आपका आइडोज बन गया। लेकिन यदि आप चौथे पर चेंज करोगे, यदि आप चौथे पर चेंज करोगे तो फैमिली बदल जाएगी, क्योंकि CH2OH इस साइड में है, OH अपोजिट आ जाएगा, तो इसकी फैमिली बदल जाएगी। लेकिन हम तो सब डी फॉर्म का लिख रहे हैं, तो हमको आगे वाले भी जो दो चाहिए वो हमको डी फॉर्म के ही चाहिए। तो इसको करने के लिए क्या करो, इसको बनाने का ये तरीका होता है कि आप पहले डी टेलोज बनाओ। आप पहले डी टेलोज बनाओ, और वो कैसे बनाओ, पहले डी फॉर्म बनाओ। ये हम दूसरा वाला पहले बना रहे हैं, एच एच पहले ये बनाओ, ठीक है। अब इसके अंदर सारे OH पलट दो, एच OH, एच OH, एच OH। समझ में आई? ये हमने वो चीज अब यहां क्यों नहीं फॉलो करी और कुछ और तरीका क्यों बताया आपको, क्योंकि तब फैमिली बदल रही थी। तो पहले आप इधर वाला बना लो, और इधर वाला ये आ गया हमारा डी टेलोज, और इस डी टेलोज का आप अब रिवर्स करके C2 इपीमर बना दो, तो ये आ गया इसका C2 इपीमर। पूरा ऐसे ही रखें, CH2OH, HOH, HOH, इधर भी HOH, और यहां वाले पर पलट लो, OH, H, CHO। ठीक है, ये हो जाएगा डी गैलेक्टोज। अब सवाल ना बच्चों इतना आसान नहीं आएगा, अगर एडवांस में आया सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसको आप बनाए रखोगे ना एक आध बार, तो आपको समझ में आएगा कि वहां क्या चल रहा है। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज आर C2 इपीमर ऑफ ईच अदर, ट्रू या फॉल्स? डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज आर C2 इपीमर, C4 इपीमर ऑफ ईच अदर। तो मुझे बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट आपको ट्रू लग रहा है कि डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज एक दूसरे के C4 इपीमर है? ठीक, तो इसके बाद जरा सा मैं एक चीज और आपको सिखाऊं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला था, एक चीज बोली थी ना कि कभी कभी आपसे DL फॉर्म पूछी जाती है, तो आप ध्यान से कहां पर पहुंच के डिसाइड करोगे। आप पहुंचोगे उस जगह पर जहां CH2OH वाला टर्मिनल है। इसका यदि R आ गया तो ये आपकी फॉर्म कौन सी कहलाएगी, डी। इसका यदि आपका S आ गया तो ये फॉर्म कौन सी कहलाएगी, L। आ रही बात समझ? बताओ जरा सा कौन सा है, यहां देख लेना ये ऊपर चला गया है, ठीक है। अच्छा, जो चीज आपका कार्बोहाइड्रेट में लगती है सेम चीज एमिनो एसिड में भी लगती है। ये देखिए, ये क्या है आपका एमिनो एसिड,
सेम चीज आपकी फॉलो होती है एमिनो एसिड में भी, इनके अंदर भी डी और एल फॉर्म चलती है, और यहां पर भी डी वाला ऐसा होता है जो आपको आर से रिजेंबल हो जाएगा, और एस वाला ऐसा होगा जो आपका किससे रिजेंबल हो जाएगा, एल से। ठीक है, तो ये जो है डी और एल, डी एंड एल, ये आपका यूज होता है दोनों जगहों पर, कार्बोहाइड्रेट में भी और एमिनो एसिड में भी। और दोनों कंडीशंस में यदि कैपिटल डी पूछा जाए तो आर निकाल लेना, कैपिटल एल पूछा जाए तो आप एस निकाल लेना। ठीक है, अब अगला केस जरा देखो। अगला कहा जा रहा है कि डी एरिथ्रोज लिया गया और डी थ्रियोज लिया गया, इसमें NaBH4 की रिएक्शन कराई गई, तो आप बताओ कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हम नेचर तो तब बता पाएंगे जब हम ये बता पाएं कि ये आपका कैसे बनते हैं। तो हम लोग ने क्या कहा था, गेट रेक्सेल। ठीक है, तो गेट वाला सबसे छोटा था, इसके बाद हमने एक एक बढ़ाया था, ई वाला लेफ्ट साइड में था, यानी ये ऐसा था, इधर CH2OH, इधर OH, इधर H, इधर H, इधर OH, और यहां पर क्या है, CHO। आ रही बात समझे? और दूसरा वाला ये थ्रियो वाला था, और इसके बाद वाले में CH2OH, इधर OH, इधर H, इधर H, इधर OH, और यहां CHO। अब कहा जा रहा है ऑप्टिकल एक्टिव नेचर के बारे में बताइए। दोनों पर रिएक्शन आपने कराई, किसके साथ, NaBH4 के साथ। NaBH4 कार्बोनिल कंपाउंड पर दो तरीके से अटैक करता है, टॉप से और बॉटम से। दो फॉर्म बन सकती हैं, लेकिन ये कोई कायरल सेंटर टाइप की चीज तो जनरेट करा नहीं रहा, क्योंकि क्या आएगा यहां पर, तो CHO जो है वो सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। अगर कायरल सेंटर होता, ये ऊपर से अटैक करने पर, नीचे से अटैक करने पर दो चीजें बनाता, तो यहां पर हम दो फॉर्म बनाते। सर ये क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि अभी तो सिंपली यहां पर क्या हो रहा है, CHO जो है वो चेंज हो जा रहा है CH2OH में, तो यहां तो दो फॉर्म बनेंगी ही नहीं, क्योंकि कायरल बन नहीं रहा। लेकिन मान लो ऐसा होता कि इधर ये वाली चीज कहीं बीच में आ जाती, ये आर होता, ये आर प्राइम होता कीटोन के केस में, तो OH ऊपर भी आ जाता, OH नीचे भी आता, तो दो फॉर्म हम बनाते इस जगह पर। आई बात समझे? अभी आगे आएगा बताएंगे। अब यदि इस पर आपने NaBH4 की रिएक्शन कराई, तो ये पर्टिकुलर चीज के अंदर आ जाएगी क्या, POS। और यदि इसके अंदर रिएक्शन कराई, तो इसके अंदर जब ये CH2OH में कन्वर्ट भी हो जाएगा, तो इसके अंदर कोई POS आने वाली नहीं है, यानी ये आपका आफ्टर रिएक्शन ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये ऑप्टिकली एक्टिव। आपको बताना है कि C2C3C4 इपीमर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड, क्या कहलाएंगे। C4 इपीमर तो मैंने ग्लूकोज का अभी बता दिया कि ये क्या कहलाता है, गैलेक्टोज। ये तो मैंने अभी बता दिया कि ये आपका गैलेक्टोज कहलाता है। अब आप मुझे बताओ कि ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा। सोच के ऊपर टीप के मत बताना, ठीक है ना, जल्दी करो इसको।